हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलरोग्राफी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। वहाँ पे हमने देखा था आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोलरोग्राफी। तो देखिए, पोलरोग्राफी का दूसरा नाम वोल्टामेट्री भी है। इसको वोल्टामेट्री क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी पोलरोग्राफी में भी करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन मिलता है, और वोल्टामेट्री में भी हम जो है करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सिंपल पोलरोग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। पोलरोग्राफी में क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टर्म होता है वो इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड हम सबको पता है कि क्या होता है। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप होता है। तो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या तो इलेक्ट्रोड ये कैथोड होगा, तो कैथोड होगा तो इस पर रिडक्शन होगा, या फिर अगर एनोड होगा इलेक्ट्रोड, अगर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन। ठीक है, हमको पता ही है। तो एनोड की तरह काम कर रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है बात? अब देखिए, तीन टाइप के मेनली इलेक्ट्रोड हैं। वो है पहला वर्किंग इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वर्किंग मतलब ये काम करने वाला इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जहां पर इलेक्ट्रोलाइट या तो ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है उसको बोलते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर है बात? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसका, और वो जो पोटेंशियल होता है वो हमें पता होता है, नोन होता है। क्लियर है? तीसरा होता है काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड इसको जो है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और ये जो है एक सहायक इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है जब हम तीन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज करते हैं। जैसे आपका होता है साइक्लिक वोल्टामेट्री। ठीक है, तो वहां पर भी हम काउंटर इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। तो फॉर वोल्टामेट्रिक एनालिसिस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्सपेक्टेड टू फ्लो, तो काउंटर इलेक्ट्रोड में जो है, देखिए इसका क्या फंक्शन है कि जो करंट फ्लो करेगा वो काउंटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के बीच में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो ये मेनली तीन इलेक्ट्रोड हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखिए कैसे ये मेन फंक्शन होता है इनका जब थ्री इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है। तो वहां पर देखिए सबसे पहले जो है वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है आपका, ये है वर्किंग इलेक्ट्रोड। उसके बाद ये काउंटर इलेक्ट्रोड होता है और ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो देखिए जो करंट फ्लो करती है वो यहाँ अमीटर में मेजर करते हैं, तो वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड के बीच में जो है ये करंट फ्लो करता है। ठीक है, और ये जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके पास स्टेबल पोटेंशियल होता है। तो अब पोलरोग्राफी में दो टाइप के मेन इंपॉर्टेंट जो है इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। एक को बोलते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जान लो कि आप ये जितने बेसिक इलेक्ट्रोड हैं, कभी कभी तो जो है इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए और हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है कि जो मतलब इसका कोई खुद का पोटेंशियल नहीं होता है, मतलब इस पर कोई भी पोटेंशियल हम लगाएंगे वो उसको ले लेगा। ठीक है, एक एनी पोटेंशियल अप्लाइड टू इट, मतलब ये कोई भी पोटेंशियल इस पे जो है जो भी लगाएंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, मतलब वेरी स्मॉल सरफेस एरिया है, इसीलिए इसको माइक्रो इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आप इसको याद करने के लिए एज ए चीटी इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। तो अगर इसका सरफेस एरिया स्मॉल है तो ऑब्वियसली इस पे जो करंट डेंसिटी होगा, करंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत ही कम होता है। मतलब करंट पर यूनिट सरफेस एरिया यहाँ पे होगा तो वो बहुत ही कम होगा क्योंकि ऑलरेडी सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो जो पोलरोग्राफी में है वो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो है यूज होता है एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की तरह जो है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड काम करता है पोलरोग्राफी में। ठीक है, क्लियर है बात? अब आते हैं नॉन पोलराइजेबल में।
तो जैसे यहाँ पर इसका अपना खुद का पोटेंशियल नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसका खुद का पोटेंशियल होता है, मतलब ये किसी और के पोटेंशियल इस पे नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैन नॉट टेक एनी पोटेंशियल। सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा होता है इसका, ठीक है, इसीलिए इसको हम हाथी भी दे सकते हैं नाम, मतलब ये बहुत बल्क इन सरफेस एरिया है और चींटी जो है बहुत स्मॉल सरफेस एरिया है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। करेंट डेंसिटी इसमें बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है पोलरोग्राफी का, वो एक्ट करता है आपका नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है। क्लियर है बात। अब आता है कि पोलरोग्राफी को सबसे पहले जो मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले इन्वेंट किया था इसको जे हेरोस्की साहब ने, ठीक है। तो इसके लिए इनको 1959 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, हाँ, तो ये बहुत ही बड़े आदमी है भाई, ठीक। तो ये पोलरोग्राफी क्या है, एक टाइप है वोल्टामेट्री का, जहां पर ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो है यूज्ड होता है एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड। क्लियर है बात। और करंट वोल्टेज जो कर्व होता है इसको बोलते हैं पोलरोग्राम। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है ये इसको बोलते हैं पोलरोग्राम, ठीक है। अभी आगे बताता हूं। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है पोलरोग्राफी का वो मेनली कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें कैथोड की तरह काम करता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड और एनोड की तरह काम करता है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन ऑफ पोलरोग्राफी क्या है। तो सबसे पहला जो इन्वेंट किया पोलरोग्राफी वो मैंने बताया आपको जे हेरोस्की ने किया। एक्चुअली ये जो फिनोमेना है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया उनके एक स्टूडेंट ने, जिसको उन्होंने बोला था कि आप जो है ओम्स लॉ को वैलिडेट करिए। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया और उसमें जो है वोल्टेज को वेरी करके उसके करंट को मेजर किया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एज यूजुअल हम सब लोग जानते हैं कि अगर ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो उसका जो करंट है वो वोल्टेज के लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। लेकिन जो उसको कर्व मिला वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिला। तो जब उसने ये ग्राफ प्लॉट किया तो स्टीयर्ड कंडीशन और अनस्टीयर्ड कंडीशन, तो एक्चुअली लड़के ने जो ग्राफ प्लॉट किया उसने स्टेरर नहीं किया इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को, तो उसको जो कर्व मिला स्टार्टिंग में तो वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा था, लेकिन बाद में फाइनली क्या हुआ कि वो एस शेप कर्व में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जब उसने जे हेरोस्की साहब को बोला कि सर ये जो है ग्राफ मिल रहा है मुझे, ये एस शेप कर्व का मिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप एक बार फिर से उसको रिपीट करिए। तो उन्होंने कई बार रिपीट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम स्टीयर्ड कंडीशन में इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं तो ये हमको ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वैलिडेट कर रहा है। लेकिन जब हम अनस्टीयर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो ये सिंपल एस शेप कर्व मिल रहा है। तो इसका रीजन जानने की कोशिश की उन्होंने कि ये क्या रीजन हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था, मतलब कि नॉर्मल जो सिचुएशन है, मतलब स्टीयर्ड कंडीशन में हमको ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, जबकि अनस्टीयर्ड कंडीशन में ये एस शेप कर्व दे रहा है। तो ये जो एस शेप कर्व था, फाइनली यही क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ये क्यों मिल रहा है हमको अनस्टीयर्ड कंडीशन में, और यही लीड्स करता है उनको फॉर्मेशन ऑफ पोलरोग्राफी के लिए। तो फाइनली जो है इसके लिए उनको 1959 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो इसका जो प्राइमरी सेटअप था उसको आइए समझते हैं कि ये क्या था, ठीक है। तो जो देखिए यहाँ पर कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड सिस्टम है तो उसमें जो करंट मिल सकता है हमको वो तीन टाइप का करंट मिल सकता है। एक है डिफ्यूजन करंट और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो करंट मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। तीसरा है मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो मिलेगा, मतलब मैकेनिकल करंट। तो ये तीनों क्या होता है कि डिफ्यूजन करंट जो जनरेट होता है ये ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि सोल्यूशन में एक जगह पर आयन का कंसंट्रेशन डिफरेंट है दूसरी जगह से, तो वो एक आयन दूसरी आयन की तरफ मूव करता है, तो उसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब ये जो आयन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब एक आयन है वो इलेक्ट्रोड की तरफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट होकर के करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट।
तीसरा है मैकेनिकल प्रोसेस, कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर सोल्यूशन है ऑलरेडी और उसमें कोई इलेक्ट्रोड आप डिप किए हुए हैं, तो मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा सपोज वो अगर मूव कर रहा है तो इस पे कुछ रिएक्शन होगा, और वो जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं मैकेनिकल करंट। तो यहाँ पे देखिए हम पोलरोग्राफी का जो स्टार्टिंग का क्लासिकल सेटअप था उसके बारे में देखते हैं कि ये क्या था। तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इसकी कैपिलरी है, और ये जो कैपिलरी है इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ये 0.01 से 0.02 मिलीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। और इस सोल्यूशन में जो है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है, ठीक। और ये जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पर KCl और HCl का सोल्यूशन होता है, और यहाँ पर कुछ डिपोलराइजर को ऐड किया जाता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर कॉपर 2+ अगर एज ए डिपोलराइजर है, या कोई भी कैडमियम 2+, कुछ भी हम कोई भी आयन जो है यहाँ पर डिपोलराइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि ये सिंपल, जैसे इस आयन को कॉपर 2+ को आयन को अगर मरकरी इलेक्ट्रोड पे जाना है डिफ्यूज होने के लिए, तो ये जब इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा तो पहुंचने का जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन होगा, ठीक है, मेनली ये है। तो ये जो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या काम करता है कि देखिए जब कॉपर 2+ आयन है तो ये सिंपल डिपोलराइजर है, और जो KCl सोल्यूशन है इसका जो कंसंट्रेशन है ये कॉपर से 100 टाइम्स ज्यादा है। तो ये कॉपर 2+ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में जो है K+ के बहुत सारे आयन प्रेजेंट होंगे जो कि इलेक्ट्रोड से इस कॉपर 2+ के अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो मतलब इलेक्ट्रोड है उसके पास ऑलरेडी K+ प्रेजेंट है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कॉपर 2+ यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे पहुंचेगा डिफ्यूज होके, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये जो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड पे वो कॉपर ही करेगा। ये ऐसा नहीं है कि जो पोटेशियम आयन है ये जो है इलेक्ट्रोड के क्लोज कांटेक्ट में है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जो है आपका रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ऐसा नहीं है, कॉपर ही देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सो दैट कि हम माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करें, मतलब हमको डिफ्यूजन करंट मिलना चाहिए। तो जो माइग्रेशन करंट मिलता है वो सिंपली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो मिलता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। इसके बाद ये सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है जो कि आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ये तो क्लियर ही है, ठीक है। तो पोलरोग्राफी को जो है अनस्टेयर्ड कंडीशन में करते हैं, तो जो करंट मिलता है वो मेनली हमको जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मिलता है, माइग्रेशन करंट को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की पर्जिंग क्यों करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है जनरली। पर्जिंग इसलिए करते हैं क्योंकि दो वोल्टेज है, एक -0.2 वोल्ट और एक -1.6 वोल्ट। तो -0.2 वोल्ट पे ऑक्सीजन जो है 2H+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O2 में कन्वर्ट होता है, जबकि -1.6 वोल्ट पे H2O2 2H+ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर में कन्वर्ट होता है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट और पोटेंशियल के बीच में, तो हमको ये दो पीक एक्स्ट्रा मिलती है, एक -0.2 वोल्ट पे, एक -1.6 पे। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो सिस्टम है वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन जब हमें मान लीजिए कोई पीक अगर -2 वोल्ट पे मिल रहा है तो हम उस पीक के साथ ये पीक मर्ज कर जाएगा, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एक्चुअली ऑक्सीजन का पीक है या जो हम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका है। तो दैट्स वाई जो है हम यहाँ नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं सो दैट कि ऑक्सीजन का पीक जो है एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है बात? अब यहाँ पर जो है जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है हम उसको ही क्यों यूज करते हैं एज अ माइक्रो इलेक्ट्रोड, या आप कैसे लोग मतलब वर्किंग इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्यों यूज करते हैं पोलरोग्राफी में? तो इसका जो सिंपल कई रीजन है, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी है। तो मेन क्या है कि इट्स सरफेस एरिया इज रिप्रोड्यूसिबल। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है ना ये रिप्रोड्यूसिबल होता है, मतलब जैसे आप एक कैपिलरी आप मान लो लगाए हो, ये अगर टूट गई, आप दूसरी कैपिलरी सेम साइज का लगा रहे हो, तो मरकरी आयन का जो साइज है वो रिप्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉब्लम नहीं करता है। और
ये जो है आइडियल कंडीशन को फॉलो करता है डिफ्यूजन करंट को मतलब ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, बाकी करंट को एलिमिनेट करने के लिए ये मेनली आपका डिफ्यूजन करंट मिलेगा, तो इसको ये सपोर्ट करता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। और कोई भी अगर सिस्टम में आपके मोमेंटरली जर्क हो रहा है, मान लो अगर वो स्टीयर्ड हो गया सिस्टम, तब भी आपका एस शेप जो कर्व है वो अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला पोलरोग्राफी अनस्टीयर्ड कंडीशन में होता है, तो अगर थोड़ा बहुत जर्क होगा तब भी वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो मरकरी है ये अनरिएक्टिव है जितने सारे कंपाउंड हैं, ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड के लिए। ठीक है, और Hg का ड्रॉप रिप्रोड्यूसिबल है, ये मैंने बताया आपको। ओवर वोल्टेज जो होता है, मतलब ओवर पोटेंशियल हाइड्रोजन गैस का मरकरी पे, हाँ, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दैट्स वाई जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है ये यूजफुल होता है फॉर द पोलरोग्राफिक रिडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयन इन द एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर ऑल पोटेंशियल रेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक लिमिट होती है पोटेंशियल रेंज की, -2 वोल्ट से 0.3 या 0.4 वोल्ट तक अराउंड। तो अगर इससे कम जाएंगे हम, -2 वोल्ट से अगर बिलो जाएंगे, तो क्या होता है कि जो K+ है वो रिडक्शन स्टार्ट कर देगा। जो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रोड सरफेस पे ऑलरेडी जो है K+ उसके क्लोज है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इलेक्ट्रोड रिएक्शन करने लगेगा। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल 0.4 वोल्ट से ज्यादा है तो क्या होगा कि मरकरी का जो ड्रॉप है वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, तो एट हाई पोटेंशियल इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि सॉलिड इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड, गोल्ड इलेक्ट्रोड या ग्लासी कार्बन, इस सब को यूज करते हैं। और मरकरी जो है बहुत ही टॉक्सिक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो मरकरी जो है ये गेट्स होता है इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइज इजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये इंप्लॉय करता है फॉर द एनालिसिस ऑफ ओनली दोज सबस्टेंस जो कि कोई भी या तो इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन दे रहा हो या इलेक्ट्रो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू, उनके लिए ही जो है मरकरी हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमें टोटल करंट मिलती है पोलरोग्राफी में वो होती है डिफ्यूजन करंट प्लस माइग्रेशन करंट प्लस रेजिडुअल करंट। अब जरा मैं इनको डिटेल में बता देता हूं आपको कि डिफ्यूजन करंट मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होता है, जबकि माइग्रेशन करंट जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के द्वारा होता है, मतलब आयन का इलेक्ट्रोड सरफेस पे जो अट्रैक्शन के द्वारा होता है करंट फ्लो। और रेजिडुअल करंट क्या होता है? ये एक्चुअली आपका जो सॉल्वेंट है उसमें जो इलेक्ट्रोड सिस्टम प्रेजेंट है उसमें इम्प्योरिटी की वजह से जो है रेजिडुअल करंट मिलता है। तो अगर हमारे पास सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्वेंट है तो उसमें हम इलेक्ट्रोड को डिप करके एक ब्लैंक सैंपल रन करा सकते हैं, तो उससे जो हमको करंट मिलता है वो होता है रेजिडुअल करंट, तो उसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं। जो टोटल करंट हमको मिलता है वो लिमिटिंग करंट मिलता है, देखिए। ठीक है, तो उसमें से अगर हम रेजिडुअल को घटा देंगे तो हमको डिफ्यूजन करंट मिलेगा। और पूरे पोलरोग्राफी में हमारा मेन फोकस यही है कि हम कैसे डिफ्यूजन करंट को कैलकुलेट करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक्स।